नमस्कार। और द डीप डाइव के इस सत्र में आपका स्वागत है। कभी सोचा है, सुबह उठकर मौसम का तापमान देखते हैं या फिर हाईवे पर गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं। हमारी जिंदगी मतलब मापन यानी मेजरमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन यह मापन असल में है क्या और क्यों क्यों ये इतना जरूरी है? आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स की, बिल्कुल आप कह सकते हैं, जड़ में जा रहे हैं। मापन, मात्रक और हाँ, कुछ कमाल के उपकरण भी। हमारे सामने स्रोत के तौर पर फिजिक्स फंडामेंटल्स, मेजरमेंट, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं। हमारा इरादा सीधा सा है, इन स्रोतों से सबसे काम की बातें निकालकर आपके सामने रखना, ताकि भौतिकी की ये जो बुनियाद है ना, वो आसानी से समझ आ सके। ये सिर्फ मतलब नंबरों और यूनिट्स का खेल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपनी दुनिया को मात्राओं में कैसे देखते हैं और हाँ, कैसे उसे नियंत्रित करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो स्रोत बताते हैं कि ये प्रकृति और उसके काम करने के तरीकों का अध्ययन है। जैसे पदार्थ, ऊर्जा, उनके बीच का लेन देन, सेब क्यों गिरता है मतलब गुरुत्वाकर्षण, या गाड़ी कैसे चलती है, न्यूटन के नियम। और इन सब को समझने का जो पहला कदम है वो है मापन। बिल्कुल सही कहा। मापन दरअसल किसी भी भौतिक गुण को एक तय मानक यानी स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना करके उसे एक नंबर देने का तरीका है। एक तरह की तुलना ही है ये। जैसे हम स्केल से मेज की लंबाई नापते हैं, ये हो गया सीधा मापन। हाँ। या फिर मान लीजिए गाड़ी की स्पीड निकालनी है तो दूरी और समय का हिसाब लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू दूरी समय। तो ये अप्रत्यक्ष मापन हुआ। दोनों ही तरीकों से हम मतलब दुनिया को अंकों में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्रोत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि भौतिकी में हम जिन चीज़ों को मापते हैं, यानी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, वो मोटे तौर पे दो तरह की होती हैं। एक तो अदिश, स्केलर, और दूसरी सदिश, वेक्टर। अदिश राशियां वो हैं जिनमें सिर्फ कितना होता है, मतलब परिमाण या मैग्नीट्यूड। जैसे दुकान से 5 किलो चीनी ली, बस 5 किलो। किस दिशा में ली इससे कोई मतलब नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां चीजें थोड़ी थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं सदिश राशियों के साथ, वेक्टर्स के साथ। इनमें कितना के साथ साथ किस दिशा में ये भी बताना जरूरी होता है। हाँ, दिशा महत्वपूर्ण है। स्रोत में एक उदाहरण है। एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरब दिशा में जा रही है। यहाँ 10 ms तो हुआ परिमाण, और पूरब हो गई दिशा, तो इसे हम वेग कहेंगे, वेलोसिटी। ये एक सदिश राशि है। अगर हम सिर्फ रफ्तार कहते, स्पीड, मतलब 10 ms, तो वो अदिश होती, तो बस दिशा का ही फर्क हुआ। हाँ, और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इन राशियों को जोड़ते या घटाते हैं। अदिश राशियों को तो आप साधारण गणित की तरह जोड़ सकते हैं। जैसे 2 लीटर दूध और 1 लीटर दूध मिलाया तो 3 लीटर हो गया, सीधा हिसाब। बिल्कुल। हाँ, आसान है। लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने के लिए दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए खास नियम है, जैसे वेक्टर्स का त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम। सूची, अगर आप एक बक्से पर पूरब की तरफ 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और कोई दूसरा पश्चिम की तरफ 8 न्यूटन का, ठीक है, तो कुल बल कितना हुआ? 18 नहीं, बल्कि सिर्फ 2 न्यूटन, और वो भी पूरब की तरफ। अच्छा, क्योंकि दिशाएं उल्टी है। बिल्कुल। तो बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सदिश हैं। और भौतिकी में इनका सही इस्तेमाल दिशा की समझ पर ही निर्भर करता है। ये तो हुई राशियों की बात, अदिश और सदिश। अब इन सब को मापने के लिए हमें किसी न किसी आधार की जरूरत होगी, है ना? यहीं पर आती हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्रोत बताते हैं कि ये वे बुनियादी स्वतंत्र राशियां हैं जिनके पदों में बाकी सभी राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य एसआई पद्धति है, उसमें ऐसी 7 मूल राशियां बताई गई हैं। लंबाई मीटर m, हाँ मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड s, सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर a, तापमान केल्विन k, केल्विन, हाँ। ज्योति तीव्रता कैंडेला cd, और पदार्थ की मात्रा मोल mol। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये मापन की दुनिया की वर्णमाला है, अल्फाबेट। और जैसे वर्णमाला के अक्षरों से शब्द बनते हैं, ठीक वैसे ही इन मूल राशियों के मेल से बनती हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे क्षेत्रफल, एरिया ले लीजिए, ये लंबाई गुणा चौड़ाई से मिलता है। तो इसकी इकाई हुई मीटर गुणा मीटर, यानी वर्ग मीटर, m²। अच्छा। आयतन, वॉल्यूम,
वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो इकाई घन मीटर m³ हो गई। या जैसे हमने पहले बात की थी, गति या स्पीड, वो दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय। तो इकाई मीटर प्रति सेकंड ms। स्रोत में जो एक आंकिक प्रश्न दिया है उसे ही देखें ना। अगर एक कार 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो उसकी गति क्या है? 20/4 5। हाँ, गति 20 मीटर 4 सेकंड 4 ms। यहाँ हमने लंबाई मीटर और समय सेकंड, दो मूल राशियों का इस्तेमाल करके गति, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, वो निकाली। सही है। और अब मापन करना है तो सिर्फ राशि का नाम काफी नहीं है, हमें मात्रक यानी यूनिट्स भी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चलती थी, जैसे MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, हाँ, MKS थी, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या FPS फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड वाली भी थी, बिल्कुल। इससे काफी भ्रम होता था, वैज्ञानिकों को दिक्कत होती थी। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आई SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति। हाँ, SI सिस्टम, जो आज दुनिया भर में वैज्ञानिक और तकनीकी कामों के लिए मानक है, स्टैंडर्ड है। और ये उन्हीं 7 मूल इकाइयों पर आधारित है जिनका हमने अभी जिक्र किया था। SI पद्धति की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सार्वभौमिकता, मतलब पूरी दुनिया में मान्य है। और दूसरी बड़ी बात है इसका दशमलव आधारित होना, सब कुछ 10 की घातों में चलता है। हाँ, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बिल्कुल। गणना करना और इकाइयों को बदलना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए उपसर्गों प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है, जैसे किलो मतलब 1000 गुना, मिली मतलब 1000वां हिस्सा 10-3, माइक्रो 10 लाखवां हिस्सा 10-6, और नैनो 1 अरबवां हिस्सा 10-9। हाँ। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, या 1 मिलीसेकंड मतलब सेकंड का 1000वां हिस्सा। इससे बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को लिखना और समझना आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहले इनमें से कुछ मूल इकाइयों की परिभाषाएं वो भौतिक वस्तुओं पर आधारित थीं। जैसे किलोग्राम का मानक पेरिस में रखा एक खास सिलेंडर था, ले ग्रॉन्ग के कहते थे उसे। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में इन सभी मूल इकाइयों को प्राकृतिक स्थिरांकों मतलब फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर के आधार पर फिर से परिभाषित किया गया है। अच्छा। जैसे मीटर अब प्रकाश की निर्वात में जो चाल है उस पर आधारित है। सेकंड, सीजियम 133 परमाणु के कंपन पर आधारित है। और किलोग्राम भी वो अब प्लांक स्थिरांक h, जो एक क्वांटम स्थिरांक है, उसके निश्चित मान पर आधारित है। अरे वाह, इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये परिभाषाएं अब किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं करती। वो वस्तु तो समय के साथ बदल सकती है या नष्ट भी हो सकती है ना? हाँ, सही बात है। ये नई परिभाषाएं अब ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक समान और स्थिर है। इससे मापन की सटीकता और विश्वसनीयता वो अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। और हाँ, कोण मापने के लिए रेडियन और स्टेरियडियन भी SI के पूरक मात्रक है। तो SI सिस्टम तो हो गया मानक, पर स्रोत बताते हैं कि कुछ खास कामों के लिए या बहुत बड़े या बहुत छोटे पैमानों पर दूसरे मात्रक भी इस्तेमाल होते हैं। दूरी को ही लें, परमाणु जितने छोटे स्तर पर लंबाई मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल होता है। एंगस्ट्रॉम, हाँ, 10⁻⁻10 मीटर्स, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। और दूसरी तरफ तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी वो इतनी ज्यादा है कि किलोमीटर तो छोटा पड़ जाता है, तो वहां प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है, मतलब वो दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। या फिर पार्सेक, जो करीब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सोचिए, 1 पार्सेक लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर। दिमाग घूम जाता है। हाँ, खगोलीय दूरियां वाकई बहुत बड़ी होती है। और समुद्री यात्रा में दूरी के लिए नॉटिकल माइल इस्तेमाल होता है, वो करीब 1.852 किलोमीटर होता है। द्रव्यमान के लिए भी ऐसे कुछ खास मात्रक हैं। परमाणुओं का वजन बताने के लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट का उपयोग होता है। हाँ, परमाणु स्तर पर। वहीं हीरे जवाहरात या सोने की बात करें तो कैरेट का जिक्र आता है। दिलचस्प बात यह है कि कैरेट वो वजन लगभग 0.2 ग्राम और सोने की शुद्धता जैसे 24 कैरेट मतलब शुद्ध सोना, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो स्रोत में चंद्रशेखर सीमा का भी जिक्र है,
ये तारों के विकास के संदर्भ में द्रव्यमान की एक महत्वपूर्ण सीमा है। हाँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर ये द्रव्यमान के सबसे बड़े व्यवहारिक मात्रकों में से एक मानी जाती है। समय के पैमाने पर भी यही बात है। हम रोजमर्रा में सेकंड, मिनट, घंटे की बात करते हैं, लेकिन बहुत तेज प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कंप्यूटर चिप्स में या लेजर पल्स में। वहां नैनो सेकंड या पिको सेकंड जैसी इकाइयों की जरूरत पड़ती है। बहुत ही कम समय। हाँ, कुछ और विशेष इकाइयां भी हैं जो पर्यावरण या इंजीनियरिंग में काम आती हैं, जैसे डॉब्सन यूनिट, जिससे वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, यूवी किरणों से बचाती है। हाँ, या फिर मैक संख्या, ये बताती है कि कोई विमान ध्वनि की गति से कितने गुना तेज उड़ रहा है। मैक 1 मतलब ध्वनि की गति, मैक 2 मतलब ध्वनि से दुगनी गति वगैरह। अच्छा। और ध्वनि कितनी तेज या धीमी है उसे डेसिबल में मापते हैं, और ध्वनि या किसी भी तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वो हर्ट्ज में। और तापमान, उसके लिए हम आमतौर पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, डिग्री F इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रोजमर्रा में तो यही चलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कामों में केल्विन पैमाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका शून्य बिंदु -273.15 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो होता है, जहां सैद्धांतिक रूप से कणों की गति रुक जाती है। हाँ, ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है। वैसे स्रोत में एक मजेदार तथ्य दिया है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही मान दिखाते हैं। अच्छा, -40 डिग्री C और -40 डिग्री F बराबर होते हैं। ये तो रोचक है ना? अच्छा, ये सब राशियां हो गईं, मात्रक हो गए, लेकिन इन्हें मापेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास तरह तरह के उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। छोटी लंबाई के लिए स्केल, थोड़ी ज्यादा सटीकता चाहिए तो वर्नियर कैलिपर। हाँ, वर्नियर कैलिपर। और बहुत बारीक माप के लिए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, बिल्कुल। वजन के लिए तराजू, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। हाँ, डिजिटल वाले। समय के लिए घड़ी या स्टॉप वॉच, ये तो आम है। इनके अलावा स्रोत कुछ विशेष उपकरणों का भी जिक्र करते हैं जो खास मकसद के लिए बने हैं। जैसे समुद्र कितना गहरा है, ये जानने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल होता है। फैदोमीटर कैसे काम करता है ये? ये ध्वनि तरंगे नीचे भेजता है और उनके टकराकर वापस आने का समय नोट करता है। उससे गहराई पता चल जाती है। अच्छा, सोनार जैसा कुछ। हाँ, सिद्धांत वही है। फिर दूध में पानी की मिलावट जांचने के लिए लैक्टोमीटर। विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये अल्टीमीटर बताता है। हवा की रफ्तार के लिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, वो घूमता रहता है जो? हाँ, वही। हवा में नमी यानी आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और भूकंप की तीव्रता, उसके लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग होता है, जो रिक्टर स्केल पर रीडिंग देता है। दो और महत्वपूर्ण तकनीकों का जिक्र है, रडार। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ, रडार तो सुना है, जो रेडियो तरंगों से हवाई जहाज या मौसम का पता लगाता है। और सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार पानी के नीचे, बिल्कुल, पानी के नीचे ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके पनडुब्बियों या समुद्र तल का नक्शा बनाता है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बड़े काम का, है ना? हाँ, बहुत उपयोगी है। इसका मतलब है किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T के रूप में लिखना। जैसे स्रोत बताते हैं, बल का विमीय सूत्र mLT-2 होता है। इसका फायदा क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा फायदा तो ये है कि हम किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता जांच सकते हैं, मतलब वो सही है या नहीं, कम से कम विमाओं के लिहाज से। अच्छा। अगर कोई समीकरण सही है तो उसके दोनों तरफ की विमाएं, डायमेंशंस, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा। जैसे आइंस्टीन का मशहूर समीकरण है E = mc²। हाँ। इसमें ऊर्जा mL²T-2 की विमाएं बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान m गुणा प्रकाश की चाल LT-1 का वर्ग, यानी mL²T-2, और वो होती है। हाँ, बराबर है। तो इससे पता चलता है कि समीकरण विमेय रूप से सही है। यह हमें अलग अलग भौतिक राशियों के बीच संबंध समझने में भी मदद करता है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोटिमान। हाँ, ये किसी संख्या को 10 की सबसे करीबी घात के रूप में बताकर उसके परिमाण का, मतलब स्केल का, एक मोटा अंदाजा देता है।
जैसे 7,800 है, ये 10,000 यानी 10 पावर 4 और 10,000 यानी 10 पावर 3 के बीच है, पर 10,000 के ज़्यादा करीब है, तो इसका कोटिमान 10 पावर 4 होगा। अच्छा, एक रफ आइडिया। हाँ, ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं के पैमाने को समझने में उपयोगी है। तो ये सारे सिद्धांत, मात्रक, विमाएं, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इन्हीं की बुनियाद पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। स्रोत बताते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों ने क्रांतिकारी आविष्कारों को जन्म दिया। जेम्स वॉट का भाप इंजन, जिसने औद्योगिक क्रांति शुरू की, वो ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स और सटीक मापन पर ही आधारित था। बिल्कुल। ग्राहम बेल का टेलीफोन, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की समझ से संभव हुआ। एडिसन का बल्ब बिजली के प्रभाव का नतीजा था। हाँ, फिलामेंट का गर्म होना। राइट, बंधुओं ने वायुयान उड़ाया क्योंकि वे वायुगतिकी, एरोडायनामिक्स और बर्नौली के सिद्धांत को समझ पाए। हाँ, लिफ्ट का सिद्धांत। और लेजर, जो आज सीडी प्लेयर से लेकर सर्जरी तक में इस्तेमाल होता है, वो क्वांटम भौतिकी की देन है। बिल्कुल। और भी बहुत उदाहरण हैं। पनडुब्बी, वो पानी में इसलिए तैरती और डूबती है क्योंकि वो आर्किमिडीज के उत्प्लावन, बुयंसी सिद्धांत पर काम करती है। अच्छा, आर्किमिडीज। हाँ, आज हम जिन कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींव चार्ल्स बैबेज के शुरुआती मैकेनिकल कंप्यूटर और बाद में अर्धचालक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी समझ पर रखी गई है। सही है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजें जैसे साइकिल या बॉल पेन भी, वो घर्षण, गुरुत्वाकर्षण और द्रव प्रवाह जैसे भौतिकी के नियमों का ही नतीजा है। स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में भी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (NPL) नई दिल्ली जैसे संस्थान मापन के मानकों को बनाए रखने और मौलिक शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) मुंबई जैसे संस्थान बुनियादी विज्ञान में दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मापन, मेजरमेंट, ये सिर्फ नंबर लिखना नहीं है। ये दुनिया को समझने का, उसकी भविष्यवाणी करने का और फिर उसे बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। चाहे वो परमाणु का बेहद छोटा संसार हो या ब्रह्मांड की अथाह विशालता, सटीक मापन ही हमें ज्ञान और नई तकनीकों की ओर ले जाता है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम नैनो स्केल पर चीज़ों को माप और बदल सकते हैं। क्वांटम सेंसर अभूतपूर्व सटीकता दे रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सोचने वाकई रोमांचक है कि मापन की ये नई क्षमताएं, ये भविष्य में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलेंगी। क्या हम ऐसी चीज़ों को माप पाएंगे जिनके बारे में आज हमें पता भी नहीं है? और इन नई मापन तकनीकों से कौन से ऐसे आविष्कार जन्म लेंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सवाल, ये हमें भौतिकी की इस बुनियादी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए उत्सुक बनाते हैं ना? बिल्कुल। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु।